दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने मगध के उत्कर्ष और मगध के उत्कर्ष के कारणों को पढ़ा। अभी तक आपने 16 महाजनपदों को पढ़ा और 16 महाजनपदों में आपने देखा कि मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ। तो शक्तिशाली हुआ और उसके शक्तिशाली होने के कारण क्या थे, ये अभी तक आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, मतलब आप लोग मगध साम्राज्य से क्या हो गए, फैमिलियर हो गए। अब आपको ये जानना है कि मगध एक क्षेत्रीय राज्य था, उस क्षेत्रीय राज्य के बावजूद एक साम्राज्य में परिवर्तित हो गया, एक रीजनल से एक एम्पायर में कन्वर्ट हो रहा है। इसके जो रीज़न थे वो आपको बता दिए गए। ठीक है, अब भाई अगर कोई रीजनल एरिया है वो अगर एम्पायर में कन्वर्ट हो रहा है तो अब वहाँ पर कुछ और नया होगा। ठीक है, यानी वहाँ पर कुछ राजवंश होंगे, उस राजसत्ता को आगे बढ़ाया जाएगा, उसे और आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमको बेसिकली पढ़ना है यहाँ पर वो ये पढ़ना है कि मगध में कौन कौन से राजवंश थे। क्योंकि आप जानते हैं कि मगध के उत्कर्ष में एक वहाँ के शासकों का बहुत बड़ा योगदान था। तो अब वहाँ के शासकों का जो योगदान था, अब उन्हीं शासकों को क्या करना है, हमें पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे मगध के प्रमुख राजवंश को। किसको देखेंगे, मगध के प्रमुख राजवंश को। तो देखिए, मगध के प्रमुख राजवंश, अब देखिए मगध के प्रमुख राजवंशों में जैसे आप देखेंगे हर्यक वंश, इसके बाद आप देखेंगे शिशुनाग वंश, ठीक है, नंद वंश। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे, पर अभी आप देखिए शिशुनाग वंश, इसके बाद नंद वंश। ठीक है, अब एक एक करके हम इनको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो अभी सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हर्यक वंश की बात करेंगे। लेकिन हर्यक वंश की बात करने के पहले यहाँ पर एक जो और आपको इन्फॉर्मेशन देना था वो ये है कि मगध के प्रमुख राजवंश में जब हम हर्यक वंश की बात करते हैं तो हर्यक वंश तो वहाँ का एक राजवंश था और इसी को पढ़ना है। लेकिन इसके पहले वहाँ पर एक और वंश था, वो था कौन, बृहदत वंश। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन यहाँ पर बृहदत वंश को बुकों में ऐसा माना नहीं जाता है कि ये क्या है, यहाँ का वंश है। ठीक है, क्यों बृहदत वंश को हर्यक वंश का मगध के राजवंशों में नहीं माना जाता, यानी इसको काउंट नहीं किया जाता। इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न ये है कि जो बृहदत वंश था इसके संस्थापक थे बृहदत्त। कौन थे, बृहदत्त। लेकिन इस राजवंश की जो जानकारी थी या जो इसके स्रोत थे, इस राजवंश की जो जानकारी थी या जो स्रोत थे वो कहाँ मिलते थे, वो कहाँ थे, वो मेनली स्रोत थे कहाँ पर, पुराण और महाभारत। यानी ये कहना उचित होगा कि बृहदत्त वंश की जो जानकारी थी या जो सोर्स था वो सिर्फ 2 ही जगह मिल रहे हैं। कहाँ पर, पुराण और महाभारत में। यानी बृहदत्त वंश की जानकारी के बारे में स्पष्टता नहीं है, और स्पष्टता ना होने के कारण, यानी जानकारी के अभाव के कारण इस बृहदत्त वंश को इस मगध के प्रमुख राजवंशों में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, पर बृहदत्त वंश था।
उसकी जानकारी पुराणों और महाभारत में मिलती है। ठीक है, इसका जो संस्थापक था, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? बृहदत्त। ठीक है, इनका इसी में एक जरासंध, आपने नाम सुना होगा। जरासंध कौन था? एक पराक्रमी राजा था, पराक्रमी शासक था। कौन था भाई जरासंध? एक पराक्रमी शासक था और बृहदत्त का पुत्र था। और जरासंध ने इस बृहदत्त वंश को उत्तर भारत में स्थापित करने के लिए काम किया, लेकिन पांडवों और कृष्ण के विरोध के कारण जरासंध ने इस साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाया और फाइनली मल्ल में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, तो आपको ये बस ध्यान रखना है, और इतना ही ध्यान रखना है कि बृहदत्त वंश था, जानकारी के अभाव के कारण उसको इन प्रमुख राजवंशों में शामिल नहीं किया गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं किसको? हर्यक वंश को। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, और कई बार ये 3 मार्कर में हर्यक वंश या इनके जो संस्थापक हैं वो आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं, है ना, पूछे जाते हैं। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको देखना है किसके बारे में? हर्यक वंश के बारे में। तो हर्यक वंश के बारे में आपको ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि ये फर्स्ट वंश, ये पहला राजवंश होगा किसका? मगध का, है ना। तो मगध एम्पायर का पहला क्या होगा? राजवंश होगा। ठीक है, और इस राजवंश के जो संस्थापक होगा वो होगा आपका बिंबिसार। कौन होगा भाई? बिंबिसार। ध्यान रखेंगे, कौन होगा? बिंबिसार। क्लियर है ये बात? अब देखिए यहां पर बिंबिसार संस्थापक हुआ। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि बिंबिसार पहले सामंत भी था, पर वो कहानी बात की बात है। अभी हमको बस इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि जो हर्यक वंश था उसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। और यहाँ पर इस बिंबिसार के 2 नाम थे। एक था क्षेत्रोजस और दूसरा नाम था श्रोणिक। किसके? बिंबिसार के 2 नाम थे। एक था क्षेत्रोजस और दूसरा क्या था? श्रोणिक। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो श्रोणिक था, ये जो श्रोणिक नाम था, ये कैसे रखा गया था? ये जैन धर्म, ठीक है, ये जैन धर्म के अनुसार इसका नाम क्या था? श्रोणिक। यानी उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? श्रोणिक का जैन धर्म में। और क्षेत्रोजस का जो उल्लेख मिलता है यह आपको कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। तो आप ध्यान रखेंगे कि क्षेत्रोजस मत्स्य पुराण में और श्रोणिक का उल्लेख कहाँ है? जैन धर्म में। ठीक है, चलिए अब देखिए भाई, शासक हो गया, राजगद्दी पर बैठ गया। अब यहां पर आपको हर्यक वंश में जितने भी शासक मिलेंगे, इनकी पहली विशेषता ये थी कि इन्होंने राज्य विस्तार के लिए बहुत अच्छे काम किए। यानी अपने राज्य के विस्तार को इन्होंने कंटिन्यू आगे बढ़ाया, यानी कंटिन्यूटी इनकी थी। किसके लिए? राज्य के विस्तार के लिए, अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए। ठीक है, अब देखना यहां पर जो बिंबिसार था, तो बिंबिसार ने राज्य के विस्तार के लिए 3 नीतियां अपनाई। भाई देखना, यहां पर जो बिंबिसार था वो राज्य के विस्तार के लिए 3 नीतियां अपनाता है। वो 3 नीतियां कौन कौन सी हैं? देखिए, ये जो 3 नीतियां हैं, पहला
मैत्री संबंध बनाता है। क्या बनाता है? मैत्री संबंध बनाता है। दूसरी बात, वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंध बनाता है। और तीसरी जो नीति थी वो थी युद्ध नीति। मतलब पहले आप प्रेम से बात करें, अगर आप अपना राज्य दे रहे हैं तो अच्छा है, नहीं है तो फिर आप वैवाहिक संबंध बनाते थे और फाइनली फिर लड़ाई होती थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो बिंबिसार था वो दो ऐसे महाजनपद थे जहाँ से उसने क्या किया? वैवाहिक संबंध बनाया। क्या बनाया? वैवाहिक संबंध बनाया। कौन? बिंबिसार ने। देखिए वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर जो वैवाहिक संबंध बनाया गया, तो वैवाहिक संबंध बनाया गया किसके द्वारा? कहाँ वैवाहिक संबंध बनाया गया? पहला है अवंती, जो मैत्री संबंध बनाया गया, तो मैत्री संबंध किससे किसके बनाया गया? अवंती और गांधार। अवंती और गांधार। यहां से मैत्री संबंध बनाया गया। क्या बनाया गया? मैत्री संबंध। देखिए यहां पर अवंती में क्या हुआ कि जो अवंती का शासक था, यहां पर देखें, जो अवंती का शासक था चंद्रप्रदोत, यहां पर चंद्रप्रदोत की तबीयत खराब हो गई, उसको पीलिया हो गया, जॉइंडिस हो गई। अब जब उसको जॉइंडिस हो गई तो उसकी हेल्प के लिए, उसकी दवा करने के लिए, मतलब एक राजवैद्य भेजा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मैं बोल रहा हूं कि जब अवंती के शासक चंद्रप्रदोत की तबीयत खराब हो गई, तो यहाँ पर किसके द्वारा? बिंबिसार के द्वारा। देखिए भाई, यहाँ पर बिंबिसार के द्वारा एक राजवैद्य भेजा गया। क्या भेजा गया? राजवैद्य भेजा गया। कहाँ पर? अवंती पर। उसका क्या नाम था? जीवक। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया भाई, ध्यान रखेंगे। तो जो बिंबिसार के द्वारा क्या भेजा गया? राजवैद्य। उसका क्या नाम था? जीवक। उसने किसकी दवा की? चंद्रप्रदोत की दवा की। तो यहाँ से क्या हुआ? मैत्री संबंध बने। चूंकि अवंती भी उसमें एक बहुत बड़ा महाजनपद था और संपन्न भी था। यानी अगर मगध के बाद कोई महाजनपद आता था तो कौन था? अवंती था। ठीक है, तो सबकी नज़र किस पर थी? अवंती पर थी। ठीक है, बात को समझ रहे हैं। अब यहाँ पर अवंती के बाद जो दूसरा संबंध बना वो किससे बना? गांधार से। आप जानते हैं कि यहाँ जो गांधार का शासक था उसका नाम आपने सुना होगा, पुष्कर सारिन। सुना आपने? पुष्कर सारिन। तो पुष्कर सारिन ने एक दूत मंडल भेजा था, यानी एक समूह आया था, एक ग्रुप आया था। उस समूह का जो वेलकम किया था वो किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। तो यहाँ पर गांधार से भी क्या हो गया? इनके मैत्री संबंध हो गए। ठीक है, तो इस तरह से दो महाजनपद ऐसे हुए जो कैसे जीते गए? मैत्री संबंध के द्वारा। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर जो अगली बात आती है वो आती है वैवाहिक संबंध की। किसकी भाई? वैवाहिक संबंध की। अब देखिए यहाँ पर वैवाहिक संबंध बनाए गए। देखिए, पहला जो वैवाहिक संबंध बना वो किस महाजनपद से बना? बिंबिसार के द्वारा। वो बना कौशल से। देखेंगे यहाँ पर किससे बना भाई? कौशल से बनता है, कौशल से। ठीक है, कौशल महाजनपद से क्या बना? इनका संबंध बना। अब देखिए, आप कौशल महाजनपद में
आप जानते हैं कि वहाँ का शासक था प्रसेनजीत। आपने नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा किसका? प्रसेनजीत का। ये कौन था? ये कौशल का शासक था। और प्रसेनजीत की एक बहन थी, प्रसेनजीत की एक बहन थी जिसका नाम था कौशला देवी। क्या नाम था? कौशला देवी। किसका? प्रसेनजीत की बहन का। ठीक है, उससे यानी कौशला देवी का जो विवाह हुआ वो किससे हुआ? बिंबिसार से। किससे हुआ भाई? अरे बिंबिसार से। ठीक है, और इस विवाह के दौरान उसको दहेज के रूप में, कौशला देवी तो इनकी तो शादी हुई तो इनको तो आना ही आना है, साथ में इनको काशी दहेज में दिया गया। किसको? बिंबिसार को। अब आपको ऐसा लग रहा होगा या आप माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि विवाह कौशल से हो रहा है, दहेज में काशी मिल रहा है। अगर कौशल आता तो ठीक है, ये तो भाई दहेज चलेगा, चूंकि वहाँ के शासक की बहन से शादी हो रही है। लेकिन काशी कैसे दहेज में आया? तो काशी इसलिए दहेज में आया कि जब मैं आपको महाजनपद बता रहा था तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो काशी था वो किसके अंडर में था? उसका विलय हो गया था कहाँ पर? कौशल में। यानी कौशल के अंडर में कौन था? काशी। तो काशी को उठा के दहेज पर दे दिया गया। किसको? बिंबिसार को। और साथ में यहाँ 1,00,000 रुपए वार्षिक राजस्व भी देना तय हुआ। यानी काशी तो आया, साथ ही साथ क्या हुआ? 1,00,000 रुपए का राजस्व आया, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। इस तरह से कितना फायदेमंद वैवाहिक संबंध रहा इनका। किसी एक महाजनपद से शादी कर रहे हैं, दूसरा महाजनपद दहेज में मिल रहा है, मतलब एक के साथ एक फ्री, है ना। अब जो दूसरा वैवाहिक संबंध इनका हुआ, जो ये तो कौशल की बात हो गई, जो दूसरा वैवाहिक संबंध हुआ इनका, वो दूसरा वैवाहिक संबंध हुआ कहाँ से? आपका होगा बज्जी। कहाँ से होगा? बज्जी से होगा। बज्जी। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि एक बज्जी का शासक था, जो बज्जी नरेश चेटक की पुत्री, यानी जो बज्जी के शासक थे उनका नाम था चेटक, और उसकी एक पुत्री थी चेलना। कौन थी? चेलना, है ना, चेलना। अब चेलना से विवाह हुआ किसका? बिंबिसार का। चेलना से विवाह किसका हुआ? बिंबिसार का। तो अब यहां से बज्जी भी आ गया। फिर इसके बाद एक विवाह और हुआ, वो हुआ साकाल से। ये पंजाब का क्षेत्र था, ठीक है। तो यहां से एक उस लड़की का नाम था क्षेमा करके। क्या नाम था? क्षेमा। तो इस तरह से वैवाहिक संबंध में कौन कौन आ गए? कौशल, बज्जी, साका, ये सब यहाँ वैवाहिक संबंध हो गए। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक? चलिए, अब इसके बाद यहाँ पर युद्ध नीति प्रारंभ हो गई। भाई मैत्री संबंध हो गए, है ना, वैवाहिक संबंध हो गए। अब जो नहीं माना तो उससे युद्ध नीति हो गई। और युद्ध नीति में एक महाजनपद आगे आया, उसका नाम था अंग। क्या? अंग। ठीक है, देखिए अंग की जो लोकेशन थी, आपने देखा होगा, वो यहां कहीं थी, अंग की लोकेशन, है ना। और अंग क्या था कि एक गंगा, सोन, है ना, इन सब के तट पर था। तो ये क्या था? एक डकयार्ड था ये। ठीक है, यहां से साउथ के जाने के लिए रास्ता भी था, है ना, जहाज यहां से साउथ को जाने के लिए रास्ता भी होता था। तो आप जानते हैं कि साउथ में मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ से
उनका आना जाना होता था। ठीक है, इसलिए बिंबिसार की नज़र कहाँ चली गई? अंग पर चली गई। और यहाँ पर अंग का जो शासक था उस समय होता था ब्रह्मदत्त। कौन होता था? ब्रह्मदत्त। तो ब्रह्मदत्त की हत्या करके बिंबिसार ने यहाँ को अंग को जीत लिया और यहाँ पर अंग पर, ठीक है, किसको बैठा दिया? अपने पुत्र को बैठा दिया। तो इस तरह से ये जो महाजनपद थे ये सब जीत लिए गए। तो मैत्री संबंध से जीते गए 2, वैवाहिक संबंध से जीते गए 3 और युद्ध नीति से जीता गया अंग। इस तरह से इन्होंने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। ठीक है, अब आप देखना यहाँ पर, ये तो आप इनकी नीतियाँ हो गई किस तरह से इनको अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे, अब इनके क्षेत्र का जब विस्तार होने लगा, इन्होंने क्षेत्र का विस्तार किया, तो अब ये देखिए कि इनका प्रशासन कैसा था। इनका प्रशासन कैसा था? अब जब क्षेत्र का विस्तार हुआ तो फिर बिंबिसार ने प्रशासन में 2 काम किया। एक केंद्रीय प्रशासन बनाया और एक क्षेत्रीय प्रशासन बनाया। यहाँ पर प्रशासन में केंद्रीय और क्षेत्रीय। केंद्रीय प्रशासन में इसने क्या किया? इसने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की, जैसे सर्वाथक, महामात्र, ठीक है, सेना नायक। इस तरह से इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर अधिकारियों की क्या की? नियुक्ति कर दी। क्षेत्रीय प्रशासन में क्या किया? क्षेत्रीय प्रशासन में को 2 भागों में बांट दिया। क्षेत्रीय प्रशासन को किसमें क्षेत्रीय प्रशासन को 2 भागों में बांटा। वो हो गया मंडल और ग्राम। तो क्षेत्रीय प्रशासन को 2 भागों में बांट दिया, मंडल और ग्राम में। ठीक है, तो इस तरह से इनका क्या था? प्रशासन था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बिंबिसार की धार्मिक नीतियां देखते हैं कि बिंबिसार की क्या थी, धार्मिक नीति क्या थी। देखिए धार्मिक नीति को देखिए। बिंबिसार की जो धार्मिक नीति थी, बिंबिसार उदार था। कैसा था? उदार था, यानी ये सभी धर्मों का सम्मान करता था। उदार था, ठीक है, कट्टर नहीं था किसी धर्म को लेकर, सभी धर्मों का क्या करता था? सम्मान करता था। और साथ में ये जो बेसिकली था, ये किसका था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म को मानता था। किसको मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। उदार था और सभी धर्मों का सम्मान करता था। कौन? बिंबिसार। ये इसकी धार्मिक नीति हो गई। ठीक है, अब यहीं पर अब क्या देखना है? अब ये देखना है कि बिंबिसार का अंतिम समय कैसा था। अंतिम समय बिंबिसार का बहुत खराब था। ये आप जो हर्यक वंश पढ़ रहे हैं, इस हर्यक वंश को बोला जाता है पितृहंता वंश। इस हर्यक वंश को बोला जाता है पितृहंता वंश। क्यों? क्योंकि बिंबिसार के बाद जितने भी शासक होंगे ये सभी अपने पिता की हत्या करने के बाद ही शासन सत्ता पर बैठेंगे। यानी जो राजगद्दी होगी, जो उनका राज्याभिषेक होगा, वो अपने पिता की हत्या के बाद ही होगा। तो यहाँ पर जो बिंबिसार की मृत्यु हुई, इसमें भी मतभेद है, पर ऐसा माना जाता है कि इसकी जो हत्या हुई है वो अजात शत्रु के द्वारा एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसको, किसको? बिंबिसार को। और खाना पानी कुछ भी नहीं दिया गया, तो इसके कारण क्या हो गया? उसकी मौत हो गई। लेकिन यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म 2 अलग अलग मत हैं। ठीक है, यहाँ पर
यहाँ पर जैन धर्म उसको मानता है कि वो क्या है, हत्यारा है, ठीक है। इसी और बौद्ध धर्म इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन जो सर्वाधिक बातें प्रूफ होती हैं वो ये मानी जाती हैं कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी। क्लियर है? तो इस तरह से बिंबिसार की कहानी खत्म हो गई। अब जो अगला शासक होगा और उसका जो पुत्र होगा वो होगा अजातशत्रु। कौन होगा? अजातशत्रु। अब हमको देखना है किसको? अजातशत्रु को। देखिए अजातशत्रु को, अजातशत्रु ये सब एग्जामों में पूछे जाते हैं भाई, ध्यान रखेंगे आप लोग। अजातशत्रु। अब अजातशत्रु कौन था भाई? बिंबिसार का पुत्र तो था। सबसे बड़ी बात तो यही है, पहली बात तो ये कि कौन था ये, कि बिंबिसार का पुत्र था, ठीक है। अब इसके बाद अजातशत्रु ने भी साम्राज्य के विस्तार को अपने पिता की तरह ही आगे बढ़ाया। अपने पिता की तरह ही इस साम्राज्य के विस्तार को आगे बढ़ाया। देखिए कैसे, इसका सैन्य अभियान देखिए, सैन्य अभियान देखिए। अच्छा, इसको अजातशत्रु को कुणिक बोला जाता था। क्या? कुणिक। देखिए कुणिक, इनके आपको उपनाम भी याद रखना है। कुणिक किसको बोला जाता था? अजातशत्रु को, ठीक है। अब इनका सैन्य अभियान देखिए आप। अजातशत्रु ने किस तरह साम्राज्य के विस्तार के लिए वो सभी काम किए जो एक साम्राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं या आगे बढ़ाने में मदद की। देखिए यहां पर सबसे पहला काम क्या हुआ इस सैन्य अभियान में? कौशल के साथ संघर्ष हुआ। अब आप पूछेंगे भाई कि ऐसा क्या था कि कौशल के साथ संघर्ष करना पड़ा? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आप ध्यान में रखेंगे इस बात को। ये आप जानते हैं कि कौशल अजातशत्रु के पिता की ससुराल थी, ठीक है। अब जब कौशल का जो शासक था प्रसेनजीत, यानी कुल मिला के अजातशत्रु का मामा, यही ना। तो जब प्रसेनजीत को यह पता चला कि उसके जीजा की मृत्यु कर दी गई, किसके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा। कुछ बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं भाई? कौशल का शासक था प्रसेनजीत, कौशल में शादी की थी बिंबिसार ने, बिंबिसार का पुत्र है अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने ही तो अपने पिता की हत्या की ना। तो अजातशत्रु जब पिता की हत्या की, यानी बिंबिसार की हत्या की, तो बिंबिसार कौन था? प्रसेनजीत का जीजा था। तो उसकी हत्या के पश्चात जो अजातशत्रु की मां थी उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, यानी प्रसेनजीत की बहन की मृत्यु हो गई। इस बात से दुखी होकर, विक्षुब्ध होकर जो प्रसेनजीत था उसने जो 1 लाख का राजस्व मिलता था वो क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो जो 1 लाख का राजस्व बंद कर दिया, इस बात से जो अजातशत्रु था वो क्या हो गया? वो नाराज हो गया। क्या ये तो पैसा बंद हो गया, गलत बात हो गई। तो फिर उसने क्या किया? सैन्य कार्रवाई करने का प्लान बना लिया, ठीक है। लेकिन ये इस सैन्य अभियान तो हुआ, लेकिन सैन्य अभियान में क्या हुआ? फिर संधि हो गई। और हुआ क्या? हुआ ये कि अजातशत्रु ने संधि की, ठीक है। साथ में वो 1 लाख रुपए वापस मिलने भी लगा, और साथ ही साथ देखिए कितने अब इनका राज्य विस्तार क्यों नहीं हो, ये कैसे गेम करते थे,
है ना। अब यहाँ पर जब संधि हुई तो 1,00,000 रुपए का राजस्व तो प्रारंभ हो ही गया, साथ में जो प्रसेनजीत की एक पुत्री थी वजीरा, जो प्रसेनजीत की एक पुत्री थी वजीरा, उसका विवाह भी किसके साथ हो गया? अजातशत्रु के साथ हो गया। कुछ बात समझ में आई? कौशल के साथ संघर्ष में एक वजीरा, कौन थी ये? प्रसेनजीत की पुत्री थी, इसका विवाह किसके साथ हो गया? अजातशत्रु के साथ। ये लो भाई, खेल खत्म। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए कि संघर्ष हुआ और साथ में संधि भी हुई, और जो कुछ नहीं मिलता था वो भी सब, जो बंद हो गया था वो सब मिलने लगा। यहाँ से केस फिनिश्ड हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब वैशाली के साथ, अभी तो कौशल के साथ था, अब वैशाली के साथ। अच्छा, वैशाली के साथ क्या हुआ होगा? क्योंकि जो वैशाली में जो इनके वैवाहिक संबंध बने थे, किसके? बिंबिसार के। तो वहां पर जो इनकी पत्नी थी बिंबिसार की, उसको बिंबिसार ने कुछ हार और हाथियां दे दी थी, और उसके उस पत्नी से 2 पुत्र भी थे, हल और बेहल। कौन थे? हल और बेहल। तो जब अजातशत्रु सत्ता में आया तो अजातशत्रु की जो पत्नी थी उसको ये बात अच्छी नहीं लगी, और वो उस हार की मांग करने लगी। किससे? अजातशत्रु से। आप जानते हैं कि स्त्रियों को तो गहने अच्छे लगते हैं, है ना, ज्वेलरी चाहिए इनको। तो अब क्या हुआ? अब जब अजातशत्रु की पत्नी उस हार की डिमांड करने लगी तो अजातशत्रु ने क्या किया? फिर वैशाली पर सैन्य आक्रमण किया। ठीक है, और इस तरह से वैशाली का ये करीब करीब 16 वर्षों तक इनके बीच युद्ध चलता रहा। युद्ध मतलब ऐसे संघर्ष चलते रहे, और जो फाइनली क्या हुआ कि जो वैशाली था वो कहाँ मिल गया? मगध में मिल गया। इस तरह से ये भी है, ये भी राज्य विस्तार हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद एक चीज और हुआ था अवंती के साथ। अवंती के साथ है ना सतर्कता। इसका मतलब क्या हुआ? अवंती के साथ है ना सतर्कता का मतलब क्या हुआ? मतलब ये था कि जब अजातशत्रु यहाँ विजयी था, यानी कहाँ? वैशाली में विजयी था, अपनी पूरी की पूरी सेना वैशाली में लगा दिया था, तो उसी समय जो अवंती का शासक था चंडप्रदोत, उसके दिमाग में ये बात आई कि अब हमारे पास मगध पर आक्रमण करने का इससे अच्छा सुनहरा मौका नहीं है। गोल्डन टाइम था उसके लिए। क्यों? क्योंकि पूरी सैन्य कहाँ थी? वैशाली में थी, और उस समय मगध के बाद अवंती ही था शक्तिशाली महाजनपदों में। तो अवंती के शासक ने ये सोचा कि हमारे पास अच्छा मौका है और अब हमें इससे आक्रमण करना चाहिए या इसको जीत लेना चाहिए। बट ये जानकारी, इस इंफॉर्मेशन ये किसको मिल गई? अजातशत्रु को मिल गई। तो वो वहाँ पर क्या हो गया? अलर्ट हो गया, सतर्क हो गया। तो कुल मिला के ये काम सफल नहीं हो पाया। किसका? चंडप्रदोत का, जो कौन था? अवंती का शासक था। क्लियर है यहाँ पर? चलिए, इस तरह से ये कहानी थी अजातशत्रु की। अब देखिए, जब अजातशत्रु की धार्मिक नीति को देखेंगे, जिस तरह से बिंबिसार को देखा, तो जब अजातशत्रु की धार्मिक नीति को देखेंगे तो ये भी कैसा था? धार्मिक, सभी धर्मों का सम्मान करने वाला था। कैसा था? सभी धर्मों का सम्मान करने वाला था। ठीक है, उदार था। इसके अंदर क्या थी? कट्टरता नहीं थी। और ये बौद्ध संगीत जब हुई थी, जो बौद्ध, आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है, बौद्ध धर्म में, तो ये उसका क्या था? प्रथम बौद्ध संगीति का ये क्या था? संरक्षक था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। प्रथम बौद्ध संगीति का संरक्षक कौन होगा? अजातशत्रु होगा। ठीक है, अब देखते हैं जो अगला शासक होगा। अगला शासक होगा उदयन, या उदयन भी लिखा रहता है, जो भी आप पढ़ना चाहें, दोनों उदयन। अब उदयन ने क्या किया भाई?
उदयन ने क्या किया होगा? उदयन ने जो राजगिरी था, जो राजगिरी था, तो राजगिरी से जो राजधानी थी वो कहाँ ट्रांसफर कर दी थी? पाटलिपुत्र ट्रांसफर कर दी थी। लेकिन यहाँ पर उदयन ने भी अजात शत्रु की मृत्यु कर दी थी, यानी सभी पुत्र अपने पिता के द्वारा मारे गए, इसीलिए तो इसको बोला गया पितृहंता वंश। तो उदयन अजात शत्रु की हत्या किसके द्वारा हुई? उदयन के द्वारा हुई। क्लियर है ये? चलिए, अब उदयन क्या करता है? उदयन उस समय कुछ नहीं था, एक चंपा का क्या था? मांडलिक था। चंपा आप जानते हैं, जब अंग के पास, तो अंग की राजधानी ही चंपा थी। और आप जानते हैं कि मंडल और ग्राम दो क्षेत्रीय राज्य में डिवाइड किया था बिंबिसार ने। तो जो चंपा मंडल था उसका जो प्रमुख था वो कौन था? वो ना उदयन था। ठीक है, तो उदयन क्या था? चंपा का मांडलिक था। ठीक है, अब इसने क्या किया? इसने राजधानी परिवर्तन की। और राजधानी परिवर्तन कहाँ से कहाँ की? राजगिरी से पाटलिपुत्र। क्योंकि इसके बहुत सारे कारण थे, ऐसे सुरक्षा की दृष्टि से थे। ठीक है, और ये केंद्रीय था, एक सेंट्रल एरिया थी, इसलिए उसने क्या किया? इसको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, और एक चीज़ और था कि ये जो पाटलिपुत्र था ये गंगा और सोन के उसमें था, तो इसका और महत्व था। और मेन यहाँ से सबको देखना उसके लिए आसान था, मतलब कंट्रोल करना आसान था, इसलिए उसने क्या किया? पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। ठीक है, तो ये कई बार पूछा गया था कि राजगिरी से राजधानी किसने परिवर्तित की? तो किसने की? उदयन ने की। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि अवंती से युद्ध किसका? उदयन का। अवंती से युद्ध निर्णायक युद्ध नहीं था, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। अवंती से जो युद्ध हुआ, ये कैसा था? निर्णायक नहीं था, इसका कोई डिसीजन नहीं हुआ, बीच में ही इस युद्ध को क्या कर दिया गया? रोक दिया गया। ठीक है, और ठीक है, तो इस तरह से ये इस राजवंश की कहानी थी। और ये प्रमुख शासक थे, इसमें और भी शासक थे जो इतने योग्य नहीं थे, इसलिए इनके बारे में डिस्कस करना सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हर्यक वंश की कहानी, हम लोगों ने हर्यक वंश को देखा। ठीक है, अब जो अगले वीडियो में होगा वो अगला लेक्चर होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।